नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से अधिक वोट मिले हैं। यह भी सही बात है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों में कुल वोटों की तुलना कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जाए तो कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख से भी अधिक वोट ज़्यादा मिले हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह तेलंगाना में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 5 राज्यों में 4,81,68,687 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को इन्हीं 5 राज्यों में कुल 4,92,24,000 वोट मिले हैं, जो तकरीबन 10,55,000 से कुछ ज़्यादा 313 मत हैं। मतलब 10,55,313 मत कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं। कांग्रेस को अपने गठबंधन के भीतर खुद को मजबूत दिखाने के लिए ये आंकड़े काम आ सकते हैं। खुश होने के लिए ये आंकड़े खुश फहमी पाल सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि देश में सिर्फ 3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है और उसका मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसे लीडर से है। 2024 में ये मुकाबला है और सवाल भी यही है कि क्या इंडिया वाला गठबंधन चुनाव तक मोदी के सामने टिक पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की करारी हार के बाद उसके अपनों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक दिलचस्प आंकड़ा मिजोरम से है, जहां भले ही जेडपीएम की सरकार बन गई हो, सत्ताधारी एमएनएफ सत्ता से बाहर हो गया हो, कांग्रेस पार्टी पिछली दफ़ा अच्छी खासी वहाँ सीटें उसकी थीं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को वहाँ 1 सीट मिली है और उसको 1,32,000 कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1,46,113 वोट, यानी कि 20.82% जो मत मिले हैं, लेकिन सीट उसे एक ही मिली है। और दिलचस्प आंकड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 35,524 वोट ही मिले हैं, लेकिन उसकी सीटें कांग्रेस से वोट आधे और सीट 2 गुना। दिलचस्प आंकड़ा है। एक बार फिर से हार के बाद सवाल ईवीएम पर खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अमेरिका जैसे देश में 1 महीने तक गणना होती है, बैलेट पेपर गिने जाते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है, ऐसी क्या जल्दबाजी है। परोक्ष रूप से उन्होंने ईवीएम पर हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 199 सीटें जो हैं उसमें पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को जो वोट मिले वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से भी इसमें इंटरवीन करने की मांग की। सिंह का कहना है कि वोटिंग पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है। जिन सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत रही है वहाँ ईवीएम में भयानक हार, ऐसा बदलाव कैसे हो सकता है, सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ जो आज हम बात करने वाले हैं कि गठबंधन में दरार 2024 में मोदी से कैसे होगी आर पार, ये सवाल है आज का मंथन का। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस को एक तरीके से उसके नीचे की जमीन छीन ली है। करारी हार का असर विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन पर साफ साफ दिखाई देने लगा है। 6 दिसंबर को कांग्रेस ने गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन कई बड़े नेताओं के इसमें शामिल न होने की खबरों के बाद इस बैठक को टाल दिया गया है। बकौल लालू यादव अब यह बैठक 17 दिसंबर को होगी। ये परिस्थितियां बनी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा वो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक कार्यक्रम बना चुकी हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं वो बीमार हैं।
इन बड़े नेताओं के बजाय इनकी पार्टी के जो दूसरे और तीसरे दर्जे के नेता हैं, दूसरे और तीसरे पंक्ति के नेता हैं, वो हमला कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, कांग्रेस को चुनाव का पाठ पढ़ा रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए था, कैसे नहीं लड़ना चाहिए था। गठबंधन के नेताओं को प्रचार में से दूर रखना मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में, ये बड़ी हार की वजह वो बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई कांग्रेस को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा, अपने नेताओं का रवैया ठीक करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये गठबंधन की नहीं कांग्रेस की हार है। ज्यादातर नेताओं ने कहा कांग्रेस की हार है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी इसे कहा कि कांग्रेस की हार है, लेकिन उनकी पार्टी के मुखिया, इकलौते नेता इस देश में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत है। लालू की इस बयान के बाद थोड़ी राहत विपक्षी खेमे में कांग्रेस को मिली होगी। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी लगातार कांग्रेस पर क्षेत्रीय दलों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बजाय अब अन्य नेता जाएंगे। नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन बीमारी से उबरने के बाद भी वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर मामला एक तरीके से अब अंदर अंदर बहुत खभेड़ चल रही है। शुद्ध भाषा में कहा जाए, उत्तर प्रदेश और जो हिंदी भाषी इलाकों में कहा जाता है, बड़ी खभेड़ हो गई गुरु। तो खभेड़ हो गई इंडिया वाले गठबंधन में। और ये देखना होगा कि किस तरीके से अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या ये गठबंधन बिखर कर यहीं रह जाएगा, या आगे कोई शक्ल लेगा, या ये कांग्रेस पर एक तरीके से जबरदस्त दबाव बनाने की रणनीति है ममता दीदी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव की। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन साहब, उनके यहाँ भयानक तूफान आया हुआ है, समुद्री तूफान आया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि संभव नहीं है आना उनका। लेकिन स्टालिन भी पहले से नाराज चल रहे थे। तो कांग्रेस ने जो कुछ क्षेत्रीय दलों का कहना है कि कांग्रेस ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया चुनाव में, उनके नेताओं ने उनके लिए अच्छी भावना, अच्छे शब्द भी नहीं कहे। तो अब कुल मिलाकर अगर आज के दिन की पूरी समीक्षा की जाए और चुनाव हारने के बाद जितने भी बयान कांग्रेस के अपने ही खेमे से, इंडिया वाले गठबंधन से आए हैं, वो सभी के सभी कांग्रेस को कटघरे में एक मुलजिम की तरह खड़ा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए आने वाली है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि भाई वो बीमार हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा था ईवीएम को लेकर, और दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट, उसके बाद फिर मंथन शुरू करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप एक हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। जिस तरीके से आपको अभी इनका जिक्र किया था, उनके बयान का वो ट्वीट किया है उन्होंने, और वो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स के जरिए, ट्वीट अब एक्स हो गया है, चूंकि हम सबकी आदत पड़ गई है ट्विटर कहने की, ट्वीट कहने की, तो ट्वीट ही निकलता। लेकिन वास्तव में एलन मस्क साहब की घर की खेती, उन्होंने इसका नाम बदल कर एक्स कर दिया है। तो ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। बीजेपी पहले कह रही थी कि जब ये हारेंगे तो ईवीएम का रोना रोएंगे। ईवीएम की बात इस चुनाव में आ गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज को वक्त देने के लिए। जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्याम बेताल साहब हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। राजू जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज पूरी तरीके से निशाने पर अनिल शर्मा ही हैं। मैं देख रहा था जिस तरीके से इनके गठबंधन के लोग इनको एक तरीके से मुलजिम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो बड़ा देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस की तरफ से एक सन्नाटा है,
कोई बयान नहीं आ रहा। टीवी डिबेट में उनके जो लोग हैं वो बहुत सहमे डरे हुए नजर आ रहे हैं, उनके अपने ही लोग। अब तो मैंने देखा कि कई एंकर और कई टीवी के संपादक इनके गठबंधन के लोगों को ही बैठा के इनकी धुलाई करवा रहे हैं, अनिल शर्मा की पार्टी की। अनिल शर्मा से ही मंथन की शुरुआत करते हैं, चूंकि इतनी भूमिका हमने बना दी है। अनिल शर्मा, अब एक मुलजिम की तरह, अपराधी शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए लेकिन मैं करूंगा, आपके साथी, आपके सारे लोग, कोई कह रहा कांग्रेस की हार है, कोई कह रहा कांग्रेस का अहंकार की हार है, नीतीश कुमार कह रहे भाई अब हमारे दूसरे पंक्ति के लोग जाएंगे, ममता कह रहे हमें पता ही नहीं था, अखिलेश कह रहे कौन सी बैठक, केजरीवाल का कुछ हवा पानी मिल नहीं रहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कांग्रेस की हार है, गठबंधन की नहीं हार है। और बहुत सारे लोगों ने नसीहत दी कि आप लोगों ने पता नहीं किस धुनकी में रहे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था गठबंधन से। कई नेताओं को मैंने कहते सुना, आरजेडी, जेडीयू और अन्य दलों के, वो कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ थोड़ी मिलना था। अगर इंडिया वाले गठबंधन के बड़े नेताओं के, अनुभवी नेताओं जो चुनाव लड़ते रहे, ममता बनर्जी ने बीजेपी को पछाड़ा है, नीतीश कुमार ने मुकाबला लिया है, बीजेपी को पछाड़ा भी है, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, ऐसे अनुभवी नेताओं का अगर मशविरा चुनाव में लेते, उनका उपयोग करते, तो शायद आज आपको इतनी भयानक हार हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में नहीं होती। ये तो गनीमत कहिए, तेलंगाना ने कम से कम आंसू पोंछने भर का काम कर दिया। आप कह सकते हैं खुश फहमी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी से 10,55,000 वोट आपके ज़्यादा हैं 5 राज्यों में, ये कह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से आपका तंबू उखड़ गया हिंदी हार्टलैंड से। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश चौहान जी। सबसे पहले तो ये महान विभूतियां जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं, आदरणीय आलोक जी, राजू जी और बेताल साहब, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, चुनाव की जो स्थिति है, एक बहुत करारी हार, बुरी तरह से हार, और ऐसे ऐसे शब्दों का चयन जो नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो हमारे सहयोगी दल हो या हमारी विपक्षी पार्टी भाजपा, जो बहुत ज्यादा उत्साहित है, जो उसमें लवरेज है इस वक्त, चूंकि 3 राज्यों में सत्ता मिली है। देखिए, वोट हमको 5 राज्यों में बीजेपी पार्टी से ज्यादा मिला, यह अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले तो जो 3 राज्यों में बीजेपी पार्टी को जो जीत मिली है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और वहां तीनों राज्यों में जो कांग्रेस के हमारे विधायक जीते हैं, और जिन विधायकों को, प्रत्याशियों को जो हार मिली, भले ही वो किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उनके जो जन मतदाता हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और तेलंगाना में जो सरकार हमारी बनाई, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई। देखिए दुर्गेश जी, बहुत सारे विषय होते हैं। अब चुनाव की जो रणनीति है, क्योंकि हम जमीन के व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़कर चलने वाले लोग हैं। मैं तो एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं। जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने बूथ स्तर से काम किया है, बूथ से वार्ड स्तर, फिर शहर और जिला, फिर प्रदेश, और आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी बख्शी है, मैं आप लोगों के बीच में हूं, और ऐसी ऐसी महान विभूतियों के साथ आज मुझे बैठने का मौका मिला है। जब आप हारते हैं, किसी भी जगह देख लीजिए, जब आपकी हार होती है तो तमाम खामियां निकालने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। जब आप कहीं शिकस्त पाते हैं तो लोग आप पे कमियां ढूंढने का काम करते हैं, और जब आप जीत की ओर अग्रसर होते हैं, जीत का सेहरा जब आपके सिर बनता है, तो वही लोग आपकी वाहवाहियों के पुल बांधते हैं और आपकी जो अच्छाइयां हैं उनको गिनाने का काम करते हैं। बोले हमने कहा था ये व्यक्ति जरूर सफल होगा। अगर एक व्यक्ति की कही जाए कि दुर्गेश चौहान जी इस देश के जाने माने बहुत बड़े अधिकारी बनने वाले हैं, एक तरफ बचपन में कही जाए ये तो बहुत नालायक बच्चा है ना, और ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब बन जाता है
कोई व्यक्ति तो वो उसकी तारीफों के बोले हमने तो कही थी, हमें बड़ा विश्वास था। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, हमको इन सबका सामना करना है। रही बात चुनाव की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में हम लोग चुनाव हारे। हम लोग, ऐसा नहीं है कि उस हार को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं और हार के भय से डिगे जो वो धराशायी पड़े हैं। तो हमने कभी ऐसा नहीं, हार को भी स्वीकार किया है और जीत भी हुई। एक लंबा इतिहास है कांग्रेस का जो काम करने का है, और उस जो हार हुई है, हमें याद है कि 2004 से पहले, जब 2020 साल पहले, जब तीनों राज्यों में हमारी सरकार नहीं बनी थी, हम लोग चुनाव हारे थे, लेकिन केंद्र की सत्ता हम लोगों को जनता ने दी थी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि उन हार से हम लोगों ने सबक लेते हुए, जहां जहां हमारी कमियां हुई, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, गठबंधन के लोगों को क्या जवाब देंगे जो 10 बातें निकाल रहे हैं कि आपने उनको तवज्जो नहीं दी, सम्मान नहीं दिया, फायदा तो आपका ही होने वाला था, 2-4 सीटें किसी को दे देते, किसी की रैलियां करा देते। भोपाल में बैठक और रैली थी, कमलनाथ ने जिद करके एक तरीके से उसको नहीं होने दिया, तो फायदा जेडीयू के लोग कह रहे हैं भाई हम जेडीयू थोड़ी वहां चुनाव लड़ रही है, फायदा आप ही को होता। तो आप जो कांग्रेस का एक रवैया, जिसको कहा जाता है कि राष्ट्रीय पार्टियों का एक एटीट्यूड होता है, उसे दूसरे शब्दों में अहंकार कहते हैं, वो छा गया था पूरी तरीके से। कांग्रेस बिल्कुल फूली नहीं समा रही थी, उसको लग रहा था कि हमने बिल्कुल अब जग जीत लेंगे, मोदी को आज ही हरा देंगे, 24 का इंतजार ही नहीं। विपक्ष जो आपके साथी हैं वो इस तरह बातें कर रहे हैं, इस पर मैं चाहता हूं जरा आप कुछ रोशनी डालिए हल्की सी। बहुत सही बात कही। देखिए, कहते ना, एक वो गीत के कुछ मुखड़े याद आते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब चर्चा में कहा ना कि चर्चा का विषय तो बनता है जब आप हारते हैं, या कहीं आपको बिजनेस में नुकसान हो, या कोई इमारत आप बनाए या इमारत तैयार करें, वहां अगर कमियां निकल आए तो फिर उसमें कमियां ढूंढते हैं लोग, और जब वो उसकी वाहवाही जब होने लग जाए तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो ये तो सारी व्यवस्था है। आपके साथ कौन रहेगा? लोग अब तो आने से मना कर रहे हैं बैठक में लोग, शर्मा जी। नहीं, क्योंकि सारे लोग बैठक में आएंगे। अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था अखिलेश जी की, बोले कि हमने जो कुछ भी है ठीक है, सारे लोग एक होंगे, फिर से मजबूती के साथ 2024 की तैयारी करेंगे, और हम 24 का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ। ठीक है, मैं लौटता हूं शर्मा जी आपके पास, मैं भदौरिया जी को चर्चा में शामिल करता हूं। भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरीके से आपने भी 1-2 दिन से लगातार देखा होगा, जब से कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हिंदी हार्टलैंड में हारी, एक आंकड़ा हमने दर्शकों के सामने रखा कि 10,55,342 के आसपास वोट ज्यादा मिला है 5 राज्यों की अगर तुलना करें तो कांग्रेस पार्टी को, उसका वोटों के हिसाब से उसका वो आगे है बीजेपी से। लेकिन 3 हिंदी हार्टलैंड के राज्यों हार गई है, और एक तरीके से पार्टी पूरी तरीके से सनाके में है। और विपक्ष का जो जिस गठबंधन की कल्पना इंडिया वाले गठबंधन के नाम से कांग्रेस पार्टी करके बहुत आगे चल रही थी, उसके लोगों ने अब कांग्रेस की तरफ उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। इसको किस दृष्टिकोण से आप देखेंगे और इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आलोक जी? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। इसको 2 तरीके से देखा जाए। पहला, कांग्रेस का जनाधार इसका गलत, ये बिल्कुल मिथ है। इसलिए मिथ है क्योंकि कांग्रेस का अगर मध्य प्रदेश में अगर वोट देखा जाए तो केवल 0.5% गिरा है। 2018 में 40.9 था और 2023 में 40.4 है जी, केवल 0.5% गिरा। अब आप इधर आ जाइए, राजस्थान आ जाइए। राजस्थान में भी लगभग बहुत मान्यूट है, राजस्थान में बहुत मान्यूट है अगर 18 से तुलना करें। आलोक जी की आवाज मुझे लगता कि कुल मिलाकर जमा 0.5% का फर्क जी। लग रहा कुछ अवरोध है आलोक जी, और हमारे बीच में कोई इंटरनेट का अवरोध है। आलोक जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो कंटिन्यू करें। हाँ, तो मतलब ये मान के चलिए कि 2018 से 23 के बीच में जो नए मतदाता बने, उन नए मतदाताओं में कांग्रेस अपनी पैठ नहीं बना पाई। इसका एक निष्कर्ष तो ये है।
जी। और चूंकि परंपरा के जो वोट थे वो लगभग उतने ही गिरे, केवल आधा % का फर्क आया। अगर आधा % का फर्क आया तो मुझे थोड़ा सा लगता है जैसे एक आंधी वाली बात है। मुझे उस पर पूरा यकीन नहीं होता क्योंकि मेरे तमाम मैं उस अखबार में भी काम कर चुका हूँ जो मध्य प्रदेश में लगभग हर दूसरे घर में पहुंचता है। जी। तो ऐसा नहीं है, वहाँ मेरे तमाम लोगों से बातचीत भी हुई है, हर सेंटर पे मेरी बातचीत हुई है। तो ऐसा तो नहीं था कि वो लहर जैसे 2014 में मोदी की लहर थी, ऐसी लहर तो मध्य प्रदेश में तो नहीं थी। खैर, चुनावी गणित है अपनी हाँ, और ये अगर वर्तमान डेमोक्रेसी में देखा जाए तो वोटों का अंतर, वोट परसेंटेज काफी अंतर है, मतलब 6-7 साढ़े 7% का अंतर है, 47 और ये जो 40 के अंतर, इर्द गिर्द। बिल्कुल ये जो अंतर बता रहा है, जो आधा % का जो फर्क आ रहा है ये 3 राज्यों में, ये मुख्य तौर पे ये बता रहा है कि कांग्रेस की तरफ से रणनीति अपने राष्ट्रीय मतलब प्रदेश स्तर पर बनाई, आप उसको डिवीजन लेवल पर नहीं ले जा सके, और ना आप उसको सीट वाइज उसको अपने को टारगेट कर सके अपनी रणनीति को। एक तो ये असफलता रणनीति की रही, रणनीतिक तौर पे। दूसरा ये रहा कि आपने भी जो वेलफेयर स्कीम की जो एक लाइन लगा दी, वही स्कीम मोदी ने भी करी। मोदी की गारंटी पे गारंटी एक ऐसा जुमला था जो 15 लाख रुपए वाला और 2 करोड़ के रोजगार वाला, उस अंदाज में ये सबके ऊपर छा गया, उसकी ये काट नहीं निकाल पाए। और तीसरा जो सॉफ्ट हिंदुत्व में जो चले गए, ये तय ही नहीं कर पाए कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरफ अगर वो अदानी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में उनको ठेके मिल रहे हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा एक तारतम्य नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि राजनीति में मायने रखती है, कि अदानी के ऊपर जो टिप्पणियां थी, अदानी को के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा साथ मिला, या कहना चाहिए देश में जो लोकतंत्र में जो भरोसा करने वाले लोग हैं, जो ये जानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर कॉर्पोरेट को दिया जाना चाहिए, जो इस धारणा में विश्वास करते हैं, उनको इस साल बहुत सपोर्ट मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई, सब जगह की रिपोर्ट आई, लेकिन अंततः हुआ क्या? जांच नहीं हुई। संसद के अंदर अगर आवाज उठाई गई तो आपने उसको बाहर कर दिया गया। तो इसको एक और दूसरे तरीके से भी पढ़ने के लिए, ये तो हो गई कांग्रेस की रणनीति। तो मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस कमजोर रही। हाँ, कांग्रेस बढ़ नहीं पाई आपने जो बड़ी बात कही ना कि नए मतदाताओं में उसकी पैठ नहीं हो पाई बिल्कुल, 18 से इसलिए वो 23 मतों के का अंतर ज्यादा हुआ। एक तो ये रहा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो जैसे गठबंधन वाली इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई थी, तो क्या बताइए, क्या वो विधानसभा चुनावों के लिए रखी गई थी? नहीं रखी गई थी। तो अब आम और अनार की तुलना क्यों कर रहे हैं? जब वो केवल लोकसभा के लिए रखी गई थी, तो अब सारी उम्मीद करते हैं कि वो वहां पे नहीं सपा सर, और बसपा सबको दे आलोक देते। सर वो ये नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव को छोड़कर बाकी लोग ये कोई भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे तजुर्बे का लाभ तो ले लेते। वहां रैली के लिए झंडा और बैनर सब पहुंच गए कि भाई भोपाल में होगी, और कमलनाथ के सिर पर सॉफ्ट हिंदुत्व चढ़ गया और उन्होंने मटिया मेट कर दिया। मैं सपा के तजुर्बे का ही बात कर रहा हूं। उनका इतना भारी तजुर्बा है, मध्य प्रदेश में 46 सीटों पर लड़े हैं और उनको वोट मिला है 0.46, आधा % भी नहीं मिला। तो इतने भारी तजुर्बे वाले नेता है वो, नंबर 1 मध्य प्रदेश में। और अगर इनको आप छत्तीसगढ़ में बात कर लें, तो छत्तीसगढ़ में इतने भारी तजुर्बे वाले नेता को, जहां पर 400 सीटों का जो चुनाव लड़ते हैं, उनको मिला है 0.04% छत्तीसगढ़ में। ये सपा की बात हो रही है। और राजस्थान में मिला है इनको 0.01। क्या बात है! इतने बड़े तजुर्बे के नेता के साथ में ये रिपोर्ट कार्ड सामने रख कर पूछा जाए कि भैया आप कह रहे हैं कि आपको तो अगर इंडिया गठबंधन की अगर तहत रैली हो जाती, आपको शामिल कर लिया जाता, तो जने आप क्या कमाल कर देते। मुख्यतः ये नहीं है बिंदु। बिंदु ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 24/7 काम करती है, एक एक सीट पर मुकाबला करती है, तो एक एक सीट के लिए रणनीति बनाती है, वो रणनीति की चूक है, वो कांग्रेस में नहीं है। एक बात और फायदेमंद की चीज है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अगर आप लोग, चूंकि मध्य प्रदेश की आपने बात छेड़ी और मध्य प्रदेश से आपने शुरू भी किया है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले बार 230 विधानसभा सीटों में, अगर लोकसभा के तहत जो आती है ना, 230 ही तो आएंगी ना, तो उसमें 206 सीटों पर भाजपा जीती थी। इस साल है क्या ऐसा? 2023 में ऐसा है? नहीं है। छिंदवाड़ा में किसी असेंबली सेगमेंट में नहीं बेची, मतलब लोकसभा तहत के सीट के अंतर्गत आने वाले 7 में नहीं जीती हो।
आप इधर आ जाइए बालाघाट में 4 जीती 4 हार गई। आप उधर आ जाइए हमारे जो केंद्रीय मंत्री है तोमर साहब के यहाँ 4-4 में हुआ, 4 भाजपा जीती 4 वो जीती। पिछली बार तो आपने स्वीप किया था, इस बार तो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि आप कांग्रेस को नहीं करें, कांग्रेस को दोष देना ठीक नहीं है। आप बड़ा कैनवास देखें, जितना आप सारा दोष कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि विपक्षी एकता का सारा दारोमदार कांग्रेस के ऊपर ही है, तो मेरा मानना है, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस कितनी भी सीटें इनको दे देती 5-5, 10-10, तो क्या ये उत्तर प्रदेश में 15 सीट दे देते अखिलेश कांग्रेस को? क्या ममता बनर्जी दे देती वहां पर पश्चिम बंगाल में 15 सीट? नहीं देती। बहुत सारे बड़े सवाल हैं आलोक जी, ब्रेक पर जाना होगा मुझे। बहुत सारे बहुत बड़े सवालात हैं, बहुत निश्चित तौर पर बहुत सवाल हैं, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन एक बात तो है कि भाई सारे नेताओं की रैली, कुछ सभाएं, बड़े बड़े नेताओं की कुछ हवा पानी, अगर ये सब बनता तो शायद माहौल और बेहतर होता। ऐसा इंडिया वाले गठबंधन के साथी कांग्रेस से कह रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए हमारे साथ इस बीच राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आर्या साहब। मैं इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक श्याम बेताल साहब की तरफ रुख करूंगा, जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम बेताल साहब ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश में लगभग तमाम बड़े ब्रांड में, जिनको हम ब्रांड कहते हैं, चाहे वो प्रिंट के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के हों, सभी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। बेताल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। आलोक जी ने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मैं अब थोड़ा सा बहुत डीप बीजेपी की जीत और कांग्रेस के 3 राज्यों में हार के कारणों पर न जाके अब मैं थोड़ा इस चर्चा को इंडिया वाले गठबंधन की तरफ और 2024 की तरफ ले जाना चाहता हूं, और इसके मुतालिक आपसे कुछ जानकारी और सवाल जवाब करना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर जो इनके सहयोगी दल हैं वो छिटक रहे हैं, पहले भी ये कहा जा रहा था जब चुनाव हो रहा था कि अगर कांग्रेस ने बम कर दी इस चुनाव में या डंका बजा दिया तो कांग्रेस फिर अलग तरीके से अलग एटीट्यूड में नजर आएगी, और अगर कांग्रेस हारती है तो फिर उसके सहयोगी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऐसी चर्चाएं हम लोग करते थे। आज वो उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इनका संदर्भ लेते हुए, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये गठबंधन सस्टेन करेगा क्या आगे? श्याम बेताल जी। अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ व्यवधान है। श्याम बेताल साहब, जी जी कंटिन्यू कीजिए कृपया। मुझे लगता है कुछ व्यवधान है। मैं राघवेंद्र राजू को लेता हूं चर्चा में। राघवेंद्र जी, मैं श्याम बेताल जी को, जैसे उनका संपर्क हो पाएगा हम उनको लेंगे। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, श्याम बेताल जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से अब बहुत सारे दल, खासतौर पर उत्तर भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वहाँ के दल, दक्षिण भारत के, वो अब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारी उसकी कमियां गिना रहे हैं। तो इसको क्या आप देख रहे हैं कि वो बहुत लंबे समय तक क्या वो चल पाएंगे कांग्रेस के साथ में, इंडिया वाले गठबंधन के साथ में? अनम्यूट करिए राजू जी। दुर्गन जी, बहुत सारी चीजें इससे स्पष्ट आई है। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय दल है उनमें कांग्रेस को आप बता रहे हैं कितने ज्यादा वोट मिले, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं जीत पाए 5 राज्यों में, तो इसका मतलब है उनका जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम था, और खासतौर से जो कांग्रेस के आंतरिक संगठन थे, वो इंडिया गठबंधन को तो बनाते रहे, लेकिन जो आपने देखा कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में ही कई प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। कहने का
सिर्फ ये है जो आज स्थितियां सामने नजर आ रही है। ये मिसिया प्रशांत कुमार जब इनके विसर्जी में आए थे और आपने देखा बिहार में भी प्रशांत कुमार ने इनके साथ एक सही तरीके से तालमेल बनाया। कहने का तात्पर्य है जैसे आप छत्तीसगढ़ में लगा ले तो यहाँ 2018 में साहू समाज इनके साथ था, लेकिन समीकरण में इन्होंने नहीं बढ़ाला। राघवेंद्र जी, मैं बहुत हार के कारणों पर और जीत के कारणों पर नहीं जा रहा हूं। मैं अब इंडिया गठबंधन की तरफ इस चर्चा को ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जरा वो चीजें बताएं कि जैसे अखिलेश यादव को लग रहा कि नहीं नहीं आप कांग्रेस बिल्कुल उसको निपटा देंगे, तो ये इस तरह की स्थितियों से क्या ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन के साथ में ये लोग बहुत सारे लोग चल पाएंगे? क्या कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? एक बात और सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन सितंबर से लेकर जब से चुनावों का ऐलान हुआ है तब से अब तक कांग्रेस ने वो समय गंवाया है। बहुत सारे लोग उसको इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं कि उसने समय गंवाया है और इंडिया वाले गठबंधन की रूपरेखा पर कोई बात नहीं की, कोई काम नहीं किया। यह सबसे बड़ा आरोप है। तो इसको लेकर क्या ये लोग आगे चल पाएंगे क्या 24 तक? नहीं दुर्गेंद्र जी, एक बात तो स्पष्ट है, इसमें आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में जो गठबंधन के संगठन छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे, चाहे अलगौंड बड़ा पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। आपने देखा हो बहुत बड़ा कोई ये कहे नहीं साहब कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया। ये तो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई है। निश्चित तौर पर अगर इंडिया गठबंधन में जो और दल है, कई बार केजरीवाल ने भी ये प्रश्न उठाया, ममता बनर्जी शुरू से आपने देखा कि गठबंधन से वो लगातार इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जिस तरीके से नीतीश बाबू ने प्रारंभिक जो चीजें सामने रखी थी उन तमाम चीजों को रखने वाले नीतीश कुमार भी आपने देखा इस पूरे चुनाव में उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आई। और आपने जो देखा कि आज जो स्थितियां थी, जो जदीगत जनगणना का सिग्नेचर आया गया चुनाव के समय में कि नहीं साहब ओबीसी दलित अति दलित महादलित एक बहुत बड़ा तबका दुर्गंधीर चुनाव में हारता होता है। वो समर समाज है, कांग्रेस और जितने भी इनके सहयोगी दल है, ये बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक समाज है समर समाज, इसकी लगातार उपेक्षा कर रहे। वो उपेक्षा इनको खत्म कर जाती। बीजेपी जानती है कि सातन दल हिंदुत्व तमाम एजेंडे के नाम पर इसे वोट बैंक कर लेंगे। आपने देखा है कि पुराने कांग्रेस से एपीसीओ को देख लीजिए, हेमवती नंदन महोबा ने हारने के बाद भी संजय गांधी किशोरजी संजय गांधी से कहा था इन छत्रपों को आप इससे मानेंगे। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं जो चाहती गठबंधन तरीके बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया गठबंधन में भी जो सहयोगी दल है, अगर आप राष्ट्रवाद से नाराजगी है तो क्या है, अगर वो जो है अगर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं माननीय मोदी जी, तो आपको क्या जरूरी है? तो केवल एक समुदाय के प्रति अगर आपकी राजनीति इसे है, नहीं आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबकी अपनी अलग अलग। ऐसा थोड़ी कि सारे लोग मोदी जी के साथ में जाकर इजराइल का समर्थन करने लगेंगे। सबकी आइडियोलॉजी है और उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रद्रोही जो इजराइल का समर्थन नहीं करते वो राष्ट्रद्रोही, ऐसा भी नहीं। मैं श्याम बेताल जी को चर्चा में ले रहा हूं। राघवेंद्र जी, श्याम बेताल जी, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे है। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से सहयोगी साथी संगी साथी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एक मुलजिम की तरह एक मुजरिम की तरह उसके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार 2 दिन से। मैं कोई ऐसा नहीं चाह रहा हूं, कांग्रेस के लिए कोई सिंपैथी नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कटघरे में घिर गई है अपने साथियों के बीच में, बीजेपी तो छोड़ दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि इंडिया वाला गठबंधन 24 तक सस्टेन करेगा क्या? देखिए, अगर उन्होंने नहीं किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय होगी। उनकी मजबूरी है कि उनको करना ही पड़ेगा, ये काम सब सस्टेन करना पड़ेगा और सबको मिल करके अगर चुनाव लड़ते हैं तभी मोदी और भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ इतना मजबूत बीजेपी है, बीजेपी और मोदी हैं, उनको टक्कर देना बहुत कठिन है। जी हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को आपस में मिल करके रहना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को समझना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। कांग्रेस
चूंकि बहुत पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को थोड़ा सा महत्व भी देना पड़ेगा इन लोगों को। ये लोग क्षत्रप जो हैं, ये सोचते हैं कि हम अपने क्षेत्र में हैं तो सबसे ज्यादा हमारी बात सुनी जाए। ये कुछ नहीं, एक बड़े नेता को सामने आकर के सबको साथ करना होगा। नीतीश कुमार जरूर आए, लेकिन नीतीश कुमार इसमें फेल हैं। वो खुद देखिए कल की परसों की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं और बीमारी का बहाना बना करके बैठे हैं। दूसरे अन्य नेता जो हैं वो भी नहीं जा पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही है। अब तो बैठक ही टाल दी गई। अब तो ये कहा गया कि वो बैठक जो लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर लीडर हैं उनकी बैठक में तब्दील कर दिया गया है। अब तो खड़गे के घर वाली बैठक को टाल के लालू यादव ने कहा कि अब 17 तारीख को बैठक होगी जो इंडिया वाले गठबंधन की। लालू जरूर अभी अपनी जगह डटे हुए हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हमेशा वो कांग्रेस के साथ हमेशा देंगे लालू जी। लेकिन बाकी और अन्य नेता हैं जैसे अखिलेश यादव हुए या ममता बनर्जी हुई, ये लोग कांग्रेस का, इवन केजरीवाल भी, ये लोग कांग्रेस के साथ उस तरीके से साथ नहीं दे सकेंगे। इसीलिए मुश्किल दिखाई दे रहा है कि ये गठबंधन बना रहता है या लोकसभा चुनाव तक बिखर जाएगा। जी 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 जी, ये बोलिए बेताल साहब, कंप्लीट करिए। हाँ, और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इस समय जरूर 3 राज्यों का चुनाव हारी है, लेकिन तेलंगाना में उसकी बहुत अच्छी विजय हुई है। कर्नाटक और हिमाचल पहले ही जीत चुके हैं और इसलिए उनको निराश नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। वो अगर थोड़ा सा और मेहनत करें तो सब लोकसभा चुनाव में भी वो अच्छा करके दिखा सकते हैं, गठबंधन को भी संभाल सकते हैं। ये चीज करना पड़ेगा कांग्रेस को। जी जी, मैं डॉक्टर अजय आर्य के पास जाऊंगा। आर्य साहब, बेताल साहब ने कहा कि भाई ऐसा भी नहीं है, हताश निराश राजनीति में बाहर से हम लोगों को लगता करे भाई बहुत ओफो कितनी बड़ी हार, लेकिन मुझे नहीं लगता ये नेता उसी तरीके से क्रिकेट मैच की तरह होते हैं कि वर्ल्ड कप हारे, रोहित शर्मा परिवार के साथ छुट्टियां मनाने चले गए। ठीक है, कम से कम जब दिमागी नहीं सही होगा तो हमें लगता है खबर आने वाली है, बीजेपी वाले सबसे पहले इसको लीक करेंगे कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने नॉर्वे चले गए हैं। अब आने वाली है खबर 1-2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां परिस्थितियां जो दिख रही हैं आपको, मैं दिख रहा हूं कि ठीक बात है, इस समय कांग्रेस को हौसला देने की जरूरत थी, लेकिन जो तीर और कमान देख रहे हैं कि अपने ही इंडिया वाले गठबंधन से दैत दनादन चल रहे हैं। एक तो इसकी वजह हम आपसे जानना चाहते हैं, इसकी वजह है क्या ये जबरदस्त दबाव बनाना चाह रहे हैं कि अभी जब सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें जरा हमारा ख्याल रखना, जैसा बेताल साहब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की इज्जत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो पैन इंडिया है, पूरे देश में लड़ रही है। और जो आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया है वो कांग्रेस के लिए प्रसन्नता वाला तो है ही कि 10.5 लाख वोट उसको ज़्यादा मिला है। अगर 5 राज्यों का योग अगर हम निकालें तो 10.5 लाख वोट ज़्यादा मिला है। और आलोक जी कह रहे हैं कि पिछले बार के 18 के मुकाबले कहीं 0.2%, कहीं 0.5%, इन 3 राज्यों में भी वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है कांग्रेस। हाँ, नए वोटर में कांग्रेस ने काम नहीं किया, वो उनके लिए दिक्कत थी, इसी वजह से वो हार गए। और जहां स्थानीय नेतृत्व भी उनका वो भी मनमानी करता रहा, चूंकि कांग्रेस का जो हाई कमान है उतना मजबूत है नहीं वो जैसे बीजेपी का है, और मजबूती आती है शक्ति से जब आपके पास सत्ता होती है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ जगह वो बेबस हुए, लेकिन कुछ जगह जहां तेलंगाना में प्रयोग किया, रेवंत रेड्डी को लेकर आए, तो आज सरकार उनकी बनने जा रही है। तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या परिदृश्य नजर आ रहा है, प्रोफेसर आर्या? देखिए, नमस्कार दुर्गेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मुझे मौका दिया, आमंत्रित किया। बहुत कुछ इसमें अगर देखें तो सकारात्मक है। इस चुनाव को अगर देखें जो 5 राज्यों के हुए जी, और इस सकारात्मक जो बातें हुई उसको मैं भारतीय राजतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में एक अच्छे शुरुआत की पहल में मानता हूँ। जी, थोड़ा उल्टी बात कर रहा हूँ, लोगों को हो सकता है समझने में परेशानी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अजेय रथ है, लंबे समय से चल रहा है, 2014 से चल रहा है। थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा क्योंकि गठबंधन की बात हो रही है। अगर आप 2002 से 2014
कि भारतीय जनता पार्टी को देखे तो कहीं भारत में कहीं थी ही नहीं, एक्सेप्ट 4-5 राज्यों में। तो 98 में इनका नारा होता था भारतीय जनता पार्टी का कि आज 5 प्रदेश कल सारा देश। जी इसका मतलब बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी इन्हीं हिंदी क्षेत्रों में लगभग 20 साल से ऊपर मजबूत है। नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने जैसा बताया कि कांग्रेस का टोटल वोट बढ़ा है, ये बहुत दिनों बाद हुआ है। लगभग मैं देख रहा हूं 10 साल बाद ऐसा हो रहा है, 9 साल बाद कि कांग्रेस का टोटल वोट जो नंबर है, गिनती है, वो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जा रही है और काफी ज्यादा है। मतलब 10-10 लाख वोट काफी होता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते जी। तीसरी बात, कांग्रेस के जो बड़े छत्रप थे, जो कांग्रेस को लगातार राजस्थान में या मध्य प्रदेश में 2 विशेष राज्य है, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, इंपॉर्टेंट था, उसका हारना कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन क्लोज फाइट थी, टफ फाइट थी, नेक टू नेक में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। 42% और 48%, 6% का वही नए युवा वोटर है, उनको वो प्रभावित नहीं कर पाई अपनी योजनाओं से, तो वो उसको छोड़ देते हैं। इन 2 राज्यों में कांग्रेस, एक तरफ कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह की जोड़ी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस झेल रही थी इन दोनों लोगों को, उसकी चर्चा में भी नहीं पड़ते। कम से कम अब जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो अब बैकफुट पे नहीं है कुछ लोगों को लेकर के। नया नेतृत्व उभरा तेलंगाना में। तो जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि पैन इंडिया में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उपलब्ध है, उपस्थित है। मैं तो दूसरी रीजनल पार्टी के लिए ज्यादा चिंतित नजर आ रहा हूं कि अगर आप दबाव की टेक्निक्स तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे आपकी मीटिंग में, आप हमें 2 बार बुलाओगे तो हम आए, लेकिन मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। बहुत माइन्यूट सी चीज है, बहुत पतली सी लाइन है, कोई देख नहीं पा रहा उसको। और उसी प्रकार से पूरे भारत में क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल जब इतने तेलंगाना में कांग्रेस ने एक मजबूत क्षेत्रीय दल को हराया, बीआरएस को। ये बीआरएस को हरा पाना इतना आसान नहीं था जी। बीआरएस को हराना इतना आसान नहीं था। और अगर आप बीजेपी माइनस ओबीसी कर दीजिए तो बीजेपी फिर 18-19% पे आ जाती है। तो जो ये मैं बड़े चैनलों की बात कर रहा हूं और आपके पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि जाति वाली जनगणना फुस हो गई, मैं तो इसको और मजबूत होते देख रहा हूं। क्योंकि अगर बीजेपी माइनस ओबीसी आप कर दीजिए तो बीजेपी 18 पे आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, हमेशा बीजेपी ने ओबीसी चेहरा आगे करके हमेशा चुनाव लड़ा है, चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो। ठीक है, उस पर सवाल लोग उठाते हैं, लेकिन उनको भी घोषित करना पड़ा कि मैं पिछड़ा हूं। तो इससे भारतीय राजनीति में कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे बड़ा चोला आवरण आप धर्म का पहने या सेकुलरिज्म का पहने, दोनों बातें एक है। लेकिन जाति इस देश की सबसे बड़ी यथार्थता है। और मैं फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आज फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया है ये और मजबूत होकर उभरेगा। अभी फिलहाल जो ये झगड़ा चल रहा है इसका कि बस ये आंख दिखाने वाली बात है कि देखिए आप आगे चल के हमको गाली दे करके आप चुनाव लड़ लिए, देखा मेरी। अरे अखिलेश यादव की अगर आप देखिए तो वो खुद जानते हैं कि अगर वो मध्य प्रदेश में अगर साथ लड़ते भी चुनाव तो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की उसमें 2-4 सीट का भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी की दुर्गति हो गई इसी चुनाव में। अब अन्य पार्टीज की भी मजबूरी है, उनके ऊपर भी सस्टेनेबल का सवाल है कि 24 में अगर आप एमपी अपने नहीं जिता पाए तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके कार्यकर्ता ढूंढे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सामने जो आपके पार्टी लड़ रही है वो धन से, बल से, साम दाम दंड भेंट सब में आपसे मजबूत है। पूरे भारत में उसके कार्यकर्ता और पूरा सिस्टम उसका है। तो मुझे तो कांग्रेस की मजबूरी कम लग रही है, बनस्पत रीजनल पार्टी की उनकी आवश्यकता लग रही है कि बिना कांग्रेस के उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। हमको लगता है ये बात आर्य साहब लालू यादव बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरह निराश नहीं है, कांग्रेस हारी नहीं है। लालू यादव का यह बयान अपनी ही पार्टी के नेताओं से इतर है। आज उन्होंने इस बात को कहा है। मुझे लगता है कि वो असली रणनीतिकार हैं, वो जानते हैं कि ओबीसी वाला दांव जो है वो भले ही लोग कहें कि नहीं चला, लेकिन वो बड़ा हथियार है। देखिए पिछली बार आपके इस पे मैं आया था, मैंने कहा था कि ओबीसी की जो गणना है ये बीजेपी से ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है।
तो नेचुरली वो इस पिच पे खेलने का प्रयास करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं जाति की गणना से इस देश के नागरिक को अगर नहीं पड़ा तो 10.5 लाख वोट कहां से आ गया कांग्रेस के पास ज्यादा? बड़ा सवाल है ये। आखिर ऐसे कौन से वोटर आपके साथ एडिशनली जुड़ गए कि जो आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं? ये वही लोग हैं, वही बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो समाज में तरह तरह की बातें करते हैं। मैं विश्वविद्यालय से आता हूं, वहां पे गंभीर चर्चा हर दिन होती है और उस चर्चे में लोग बिल्कुल ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माइनस ओबीसी मतलब केवल 18% वोट, ये वो अच्छी तरीके से ओबीसी को झुठलाने के लिए बहुत सारे तंत्र भी अब लगाए जाते हैं, लग जाते हैं, लेकिन लगते हैं। मैंने देखा सारी तरीके से होता है कि भाई ओबीसी तो कुछ नहीं भाई, सबसे बड़ी जाति गरीब की है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं इस बात को। यस, इसी पे मैं आ रहा था। अब प्रधानमंत्री जी ने देखिए कितनी वो बुद्धिमानी पूर्वक कहा भारत में यही जातियां हैं। बिल्कुल, इसका मतलब जाति इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा किसान, महिला, नौजवान और एक और कोई नाम लिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। गरीब की सबसे बड़ी जाति है गरीब। अब इन्होंने उस काल का उदाहरण दिया जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 6 जातियों में लोग वर्गों में बटे थे, उनमें 2 लोग और थे, एक सुरक्षाकर्मी आते थे, एक पहरेदार आते थे, तो वे वहां ले जाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव पैदा करना चाह रहे हैं कि देखिए आप जाति आपकी कुछ भी हो, लेकिन आप गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं, तो आपकी गिनती इसी जातियों में होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बड़े समझदार आदमी हैं, निश्चित तौर पे वो भारतीय राजनीति को बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की तरह ही समझते हैं। और लालू प्रसाद यादव इन सभी जितनी बड़ी आप जो दल इंडिया के बता रहे हैं वो इसके चाणक्य हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को निरंतर कुछ संस्थाओं का उपयोग करके कमजोर किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जितनी जमीन की परख है उतनी ही नीतीश को भी है, और उससे कम देखिए अखिलेश जी को कहने में कोई गुरुज नहीं, उनके पिताजी को जरूर थी या शिवपाल जी को रही होगी। तो भारतीय राजनीति में हवाई बातें करके कोई काम नहीं चलने वाला। समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी के साथ अगर वो गठबंधन में जाएंगे, दूसरी तरफ बहन जी भी हैं, उनका भी संगठन मजबूत है। तो ये रीजनल दल उत्तर प्रदेश में बनस्पत कांग्रेस मजबूत है। ऐसे ही छोटे छोटे और भी अन्य राज्य हैं जहां कुछ रीजनल पार्टियां मजबूत हैं, लेकिन ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो कांग्रेस की उपस्थिति लगभग हर राज्य में है, लगभग हर राज्य में उसके विधायक हैं। ऐसी कोई पार्टी इंडिया गठबंधन में फिलहाल नहीं है। जी जी जी, मैं आलोक जी की तरफ रुख करूंगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा वक्त चर्चा में बचा है। आलोक जी, डॉक्टर आर्या ने जैसा कि आपने एक तरीके से आंकड़ों के जरिए बताया था कि भाई जो लोग ये उंगली उठा रहे हैं उनकी इन चुनावों में हैसियत क्या हुई, वो सब सिमट गए हैं रीजनल पार्टी, और बीआरएस को हराया है कांग्रेस ने। तो ये क्षेत्रीय दल जैसा आर्या साहब कह रहे कि ना अब इन क्षेत्रीय दलों की ज्यादा जरूरत है कि वो इंडिया गठबंधन बनाए रखें। आलोक जी, जरूरत इस तकाजे से भी है, इस तरीके से भी है कि अब उनके अस्तित्व का भी सवाल आ गया है। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी उनको निशाने पे ले रही है, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक तौर पर ले रही है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी भी उनके एक कार्यकर्ता के तौर पर लग जाती है। वो आपने देखा होगा। अच्छा, एक नैरेटिव बनाने वाली भी बात हो रहा है। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, जैसे बेताल साहब हैं, इनको ये अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे भूपेश बघेल ने सबसे ज्यादा महादेव ऐप के खिलाफ में कार्रवाई करी, उस सट्टेबाजी के खिलाफ में काफी कार्रवाई करी। इन्होंने ही फाइलें बना करके वहां पर दिल्ली भेजी, लेकिन उसी फाइल को 1 साल के बाद मोदी सरकार ने पलट दिया और सारा कह दिया कि आप ही खिलाते हैं। जबकि कायदे से तो चाहिए था कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको तो दुबई में भी जाना चाहिए था, पकड़ के लाना चाहिए था। तो और अच्छा, ईडी भी इसी समय पे एक वक्तव्य जारी करती है, एक आदमी का बयान जारी करती है। क्यों जारी करती है? तो ये है कि राजनीतिकरण तो सेंट्रल एजेंसी का भी हो गया है। अगर यही आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव अब तो खैर नहीं रहे, स्वर्गीय हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला तो चल ही रहा है। बसपा के ऊपर भी कई सारे मामले चले हुए हैं, तो इसीलिए तो सब ये चुप है। लेकिन इन सबके खिलाफ मुकाबले में लड़ता कौन है मोदी सरकार से? कि वो राहुल गांधी नीतियों पर सवाल उठाते हैं और सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हैं। बाकी तो कोई कर नहीं रहा। अच्छा, कांग्रेस का ये बनता भी है क्योंकि वो 225 सीटों पर सीधे भारतीय जनता पार्टी से टकराती है, ये भी सच है। हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन टकराती तो है। बाकी तो किसी छत्रप का नहीं है। चाहे वो टीएमसी को आप ले लीजिए, टीएमसी अगर 23 सांसदों को लेते हुए वो कितना उपस्थित कर लेगी भाई? 50 कर लेंगी क्या सांसद? नहीं कर पाएंगे।
क्या उनकी उपस्थिति तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है? कोई जानता है टीएमसी को? नहीं जानता। क्या गोवा में कुछ कर पाए? क्या नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिखा पाई चमत्कार? नहीं दिखा पाई। तो सवाल यह है कि जब ये छोटे छोटे दल इस तरीके से कर रहे हैं और ये सारे के सारे सभी डरते रहते हैं। अब आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी वहां पर मुकदमा चल रहा है, वहां पे सीडी बार बार पेशी करती रहती है। तो ये सब डर भी रहे हैं, बयान भी नहीं दे पाते। तो लड़ने वाली तो एक ही है, एक ही पार्टी है। और आप उसको भी आप ये चाह रहे हैं कि वो 23 सीट वाले, 3 लोकसभा सीट वाले अखिलेश, वो चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस को एकदम हाशिए पे खड़ा कर दे। अरे भाई तुम बताओ तो सही कि क्या तुम लड़ पाओगे 200 सीटों पर सीधे आमने सामने? नहीं है तुम्हारी कहीं लड़ाई आमने सामने लोकसभा सीटों पे। तो फिर ऐसा क्यों? आप क्यों करना चाहते हो? अगर आप ऐसा करके, क्या आपको लगता नहीं कि अगर इंडिया गठबंधन, आपको देखिए बड़े उद्देश्य के लिए काम करना चलेगा। बड़ा उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र कायम रखना, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कायम रखना, ये एक बड़ा उद्देश्य है। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 82 करोड़ में जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे लेकर उन्हीं को 82 करोड़ में बांट रहे हैं और उसमें अपनी फोटो लगा रहे हैं। तो सवाल है, कोई तो सवाल करेगा कि भैया इनको जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई? क्या आप फेल नहीं हुई नीतियां? अगर वो फेल नहीं हुई है नीतियां, तो आप बांट क्यों रहे हो? तो ये सवाल कोई तो उठाएगा। तो मेरे को लगता है कि बड़े उद्देश्यों के लिए इन छोटे दलों को एक अपने अस्तित्व के लिए, अपने संसाधन बचाने के लिए भी, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड से सब पैसा लेने के लिए भी, जब अर्थ ही नहीं होगा तो आपकी पार्टी आपकी चलेगी कैसे? तो इसलिए बड़े उद्देश्य के लिए इनको 2024 में एकजुट होना ही पड़ेगा और उसको साथ में लेना पड़ेगा। चाहे थोड़ा बहुत सहयोग दें, लेकिन दें, ये इनकी भी जिम्मेदारी है। केवल कांग्रेस के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है, ना दारोमदार पूरा उसी के ऊपर टिकाए रखना उचित है। जी जी, मैं छोटी सी टिप्पणी अनिल शर्मा से लूंगा चूंकि वक्त बहुत कम है। अनिल शर्मा, आलोक जी ने दोनों पहलुओं को रखा। उन्होंने कहा कि भाई क्षेत्रीय दलों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उन्होंने एक ये भी परिदृश्य रखा कि उन पर दबाव भी है, बहुत सारी ईडी, पीडी, सीडी जितनी सब एजेंसियां वो भी दबाव डालती हैं। लेकिन आपको भी तो दिल दरिया करना पड़ेगा ना। आप लोग 2 राज्य जीत जाते हैं तो फिर टेढ़े टेढ़े घूमने लगते हैं, फिर क्षेत्रीय दलों को 2 दर्जे का मान लेते हैं। ये भी है, आपके यहाँ भी एरोगेंसी और ब्यूरोक्रेसी बहुत जबरदस्त है, संगठन में भी ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें कि जाके दिल्ली में किसी बड़े नेता से मिलने, 3 दिन चक्कर लगाने पड़ेंगे और कम से कम 3000 रुपया होटल में खर्च कर देंगे 3 दिन रुकने के लिए, उसके बाद मिल पाएंगे आप। नहीं दुर्गन जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। समय के हिसाब से पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव आया, लोग इजीली मिल रहे हैं। जिस प्रकार के लोग बयान कर रहे हैं वो, मैं तो एक छोटी सी 2 बातों में बात कहूंगा। टिप्पणियां हर कोई व्यक्ति कर लेता है, लेकिन किसी एक शायर के 2 शब्द मुझे याद आते हैं, कोई चिराग जलाता नहीं जल्दी करिएगा कृपया, मगर मेरे पास शिकायत हवा से रहती है। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अपने सारी सहयोगी पार्टियों से कि सुनाए समंदर में बड़ा गुमान आया है और उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। आज हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और उनको इस तरह की छोटी छोटी बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए। तूफान तमिलनाडु में आया है जबरदस्त, और वहां के नेता ने आने से मना कर दिया इंडिया वाले गठबंधन में। श्याम बेताल जी से एक छोटी सी टिप्पणी कि क्या ये जो पूरा इन लोगों ने खाका खींचा है और खांचा फिट किया था जाति जनगणना और इत्यादि सब सारी चीजों को लेकर, क्या नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए काफी है क्या? एक बहुत छोटी सी टिप्पणी श्याम जी। ये अभी नरेंद्र मोदी को टक्कर देना फिलहाल तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। जब तक कि ये लोग सब एक साथ, इंडिया गठबंधन वाले एक साथ नहीं होते हैं, तब तक ये टक्कर नहीं हो सकती है। इसमें किसी एक व्यक्ति को आगे आना होगा। और जिस तरह से 1975-77 में जयप्रकाश नारायण आगे आए थे और उन्होंने सभी दलों को एक साथ मिला करके, एक साथ बैठा करके और खुद अलग रह करके, क्योंकि मैं आगे राजनीति में मैं नहीं रहूंगा, लेकिन एक संपूर्ण क्रांति उन्होंने की। उस तरीके से कुछ किया जाए, इस भूमिका में शरद पवार आ सकते हैं और वो इस तरीके का कुछ करें तो शायद मुझे लगता है कि ये टक्कर हो सकती है। जी राजू जी, एक छोटी सी टिप्पणी बस 2 शब्दों में। नहीं दुर्गेन जी, बहुत अच्छी बहस, सबने अच्छे विचार दिए। मार्गदर्शक मंडल जितने भी सीनियर है कांग्रेस, मैं समझता हूँ अब उनके मार्गदर्शन
मंडल में जाने की आवश्यकता है। और जो स्थितियां बन रही है, जैसे सबने कहा सरकार को थोड़ा हल्का, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल बिहार या उत्तर प्रदेश ठीक बात है। अजय आर्य साहब, एक अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। नहीं, मैं सभी ठीक बात है, सभी पैनलिस्ट अपनी राय दे रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से जरूर बनेगा और मुझे लगता है कि अगली जो इनकी रणनीति ये होगी कि कोई चेहरा डिक्लेयर करना, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के सहयोग करके ही भारतीय जनता पार्टी जैसे इस समय मजबूत संगठन से ये लड़ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में क्षेत्रीय दलों की स्थिति और कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो रही है, ये मैं देख पा रहा हूं इसको। इससे अधिक मैं फिलहाल आप लोग से नहीं कह सकता। कांग्रेस की स्थिति ठीक हो रही है। बहुत शुक्रिया अजय आर्य जी, श्याम बेताल साहब, राघवेंद्र सिंह राजू साहब, आलोक भदौरिया साहब और अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। राह कठिन है इंडिया वाले गठबंधन की, लेकिन नामुमकिन नहीं। हिम्मत नहीं हारनी होगी, प्रयास करने होंगे और लोकतंत्र का फलसफा भी यही है कि विपक्ष मजबूत होगा तभी सत्ता पक्ष अच्छे से काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।